सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी और जन विकास महासभा उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में चलने वाले शिक्षा क्लास के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। नया कुछ कहने के पहले सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल दे दूं कि अगले 15 दिन में हम किन किन दिनों पे कौन कौन विषय लेंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ये टेंटेटिव है। इसके अलावा आप सभी ऑडियंस को, सभी विद्यार्थियों को बीच में किसी और विषय के बारे में कोई जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं कि उस विषय की जानकारी हम आपको दें, तो आप यदि हमसे रिक्वेस्ट करेंगे तो 72 घंटे के अंदर हम इस शेड्यूल में उस टॉपिक को ले लेंगे और उस टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे। और हम एक ये भी नंबर आपको दे दे रहे हैं कि कार्यक्रम के बाद आप उस समय बीच में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप इस फ़ोन नंबर पे पूछ सकते हैं, हम उसी समय आपको जवाब दे सकते हैं। क्लास का टाइम शाम को 4:30 से 5:30 है। तो आइए विषय पर आएं। पहली बात तो ये कि मैंने निर्जीव और सजीव, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की जो कड़ी है वायरस, क्योंकि आजकल का रेलेवेंट टॉपिक है इसलिए शुरुआत उससे करते हैं। एक बात आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वायरस नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कड़ी है। वैसे वो नमक का डला, चीनी का डला की तरह से चुपचाप पड़े रह गए हैं। जब किसी लिविंग सेल एनिमल या प्लांट के अंदर आते हैं तो उनमें वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं, विभाजित होने लगते हैं और एक से बढ़ करके कई सारे वायरस बनाने लगते हैं, तब वो लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। वैसे तो वायरस में बीच में एक सेंट्रल जेनेटिक कोर होता है, चाहे डीएनए का हो या आरएनए का हो, और इसको खोद कवर करते हुए एक प्रोटीन का कैप्सिड होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे वायरस भी हैं जो कि कई पौधों में कुछ डिजीज कॉज करते हैं, जिसमें सिर्फ ये कैप्सिड, न्यूक्लिक एसिड कोर होता है, कैप्सिड नहीं होता है। ऐसे वायरस को वायरॉइड कहते हैं। एक और बड़ी मज़ेदार बात आपको बताएं, कुछ ऐसे भी पाए गए हैं जिन्हें प्रियॉन कहते हैं। प्रियॉन में सिर्फ कैप्सिड पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है। और यहाँ हम मानते हैं कि लिविंग सिस्टम होने के लिए जेनेटिक मटेरियल होना ज़रूरी है। ये इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, फिर भी ये प्रियॉन मल्टीप्लाई होते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होते हैं ये आज तक एक रहस्य का विषय है। और इसी वायरस में से कुछ ऐसे वायरस भी हैं, एडिनो वायरस जैसे ये कोरोना वायरस, इसकी रचना में जो बीच का न्यूक्लिक एसिड है उसके चारों तरफ जो कैप्सिड है, कैप्सिड के अलावा 2 और लेयर होते हैं। एक लाइपोप्रोटीन की कवरिंग होती है इसके बाहर की तरफ, जैसे कि सेल में होती है, और इसके सरफेस पर बहुत सारे कांटे जैसी रचनाएं भी निकली रहती हैं जिन्हें स्पाइक्स कहते हैं, जो ये स्पाइक्स उसे होस्ट सेल से चिपकने में मदद करते हैं। तो बात आती है सीधे सीधे पहले सेल की। सेल है क्या? कुछ बातें हम अपने पिछले दोनों एपिसोड में आपको बता चुके हैं। परिभाषा ये है कि सेल जीवधारी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, या ये भी हम कह सकते हैं कि सेल इज द बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ एक्टिविटी और सेल इज द क्रियाशीलता की जैविक इकाई है। कोशिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। एक बात तो ये जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन तो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है इसके दीवार से ही जुड़ा रहता है। हालांकि इसकी दीवार पर, बैक्टीरिया की दीवार पर एक्स्ट्रा कवरिंग पाई जाती है, ये बैक्टीरियल सेलुलोज की होती है।
प्लांट्स में पाए जाने वाले सेलुलोज की सेल वॉल नहीं है, ये बैक्टीरियल सेलुलोज है। प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में सेलुलोज की सेल वॉल होती है, ये एक अलग बात है, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। जो सबसे छोटे वाले बैक्टीरिया हैं जिन्हें माइकोप्लाज्मा या आर्ची बैक्टीरिया कहते हैं, जिसमें पीपीएलओ भी आता है, इसमें उसी तरीके से जेनेटिक मटेरियल सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, लेकिन इसमें बाहरी सतह पर चार दीवारी में बैक्टीरियल सेलुलोज भी नहीं पाया जाता है। इसे आप नेकेड वायरस कह सकते हैं। तो अब आज हम आपको सीधे सीधे ये बताएंगे कि हाँ, सेल में सामान्यतः कौन कौन सी रचनाएं होती हैं। वैसे तो हम अपने शरीर के अंगों को, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर वगैरह को ऑर्गन या अंग कहते हैं, लेकिन सेल के अंदर जो पार्ट पाए जाते हैं उन्हें ऑर्गेनेल या अंगक कहते हैं। तो आज तो हम आपको संक्षेप में इन सब के बारे में बताएंगे, और उसके बाद एक एक ऑर्गेनेल के बारे में एक एक दिन विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले नंबर आता है सेंट्रोसोम का, जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता, लेकिन एनिमल्स में नर्वस सिस्टम में नहीं पाया जाता है। ये सेल डिवीजन को प्रारंभ करता है, इनिशिएट करता है। जब भी एक सेल से दो सेल बनना हो तो उस समय ये सेंट्रोसोम डिवाइड हो जाता है, और इसके जो दो सेंट्रियोल हैं वो एक दूसरे से अलग हट जाते हैं, अलग हट करके पोल बनाते हैं, और प्लांट सेल्स में ये नहीं पाया जाता है। इसमें बीच में दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं दाने की तरह से, उसको घेरे हुए एक गोला सा हिस्सा होता है, और उससे कुछ तारे जैसे हिस्से निकले रहते हैं, जो कि सेल डिवीजन के समय फिर स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। इसके बाद नंबर आता है सेल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जो सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो बाहरी दीवार होती है, दोहरी दीवार होती है, और उसके बीच बीच में कुछ जगहों पे छिद्र भी पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर, जिससे होकर के मॉलिक्यूल्स जो हैं, ज़रूरत की चीज़ें, न्यूक्लियस से फिर साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आ जा सकती हैं। इसी न्यूक्लियस में आप देख रहे हैं एक थोड़ा सा और गाढ़ा हिस्सा होता है, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। नॉर्मली तो एक न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियोलस होता है, लेकिन कभी कभी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनमें कोई दीवार नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। और न्यूक्लियस के अंदर जो लिविंग मटेरियल है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें धागों के जाल जैसी संरचना होती है, जिसे क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। इस क्रोमैटिन नेटवर्क में दो तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ हिस्से ज़्यादा गाढ़ा रंग ले लेते हैं, तो उससे हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। कुछ हिस्से उस समय हल्का रंग लेते हैं, उसे यूक्रोमैटिन कहते हैं। ऐसा समझा जाता है कि शायद ये यूक्रोमैटिन वाले हिस्से एक्टिव जीन्स हैं। अब ये बात समझ लिए कि ये परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है। हो सकता है कि किसी समय किसी सेल में एक हिस्सा न्यूक्लियस में जो हेट्रोक्रोमैटिन है, थोड़ी देर के बाद वो यूक्रोमैटिन में बदल जाए। कोई हिस्सा जो यूक्रोमैटिन है तो थोड़ी देर के बाद वो हेट्रोक्रोमैटिन में चेंज हो जाए। ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, नॉर्मली जब सेल चुपचाप पड़ा रहता है इंटरफेज में, तब तो ये दिखाई देते हैं, लेकिन जब सेल विभाजित होने लगता है तब ये क्रोमैटिन नेटवर्क टूट जाते हैं अलग अलग धागे जैसी रचनाओं में, जिन्हें फिर गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स, इनकी संख्या किसी एक स्पीशीज के सभी सदस्य के सभी कोशिकाओं में कांस्टेंट रहती है नॉर्मली। जैसे मनुष्य के सारे मनुष्यों के शरीर के सारी कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 46 या 46 होती है। हाँ, लेकिन वहीं जो गैमीट होंगे, देखिए जर्म सेल्स, तो जर्म सेल्स में इनकी संख्या आधी हो जाएगी, 23 हो जाएगी, और फिर वो मेल फीमेल दोनों के जो है गैमीट यूनाइट होंगे, जाइगोट बनेगा। उससे जब नया प्राणी जन्म देगा तो उसमें फिर सारी कोशिकाओं में वही 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। इसके बाद जैसे किसी शहर में आवागमन के लिए सड़कों का जाल होता है, उसी तरीके से कोशिका के अंदर भी सड़कों के जाल जैसी एक संरचना होती है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। एक वो जिनकी सतह पर दाने की तरह से राइबोसोम्स जुड़े रहते हैं, इन्हें RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और दूसरे वो ऐसे हैं जिसकी दीवार की सतह से राइबोसोम्स नहीं जुड़े रहते हैं, तो उन्हें SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। संरचना के तौर पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 तरीके के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक तो जैसे किताब के पन्ने एक के ऊपर एक बहुत सारे रखे हों, तो उस तरीके से संरचना होती है पैरेलल स्टैक्स की, तो उसे सिस्टर्नी कहते हैं। और उसके बीच बीच में कुछ लंबी लंबी नलिकाएं जैसी रचना भी हो सकती हैं, जिन्हें ट्यूब्यूल्स कहते हैं। कुछ थैली जैसी रचनाएं भी हो सकती हैं, जिन्हें वेसाइकल्स कहते हैं। कभी कभी कुछ प्लांट सेल्स में ये जो एंडोप्लाज्मिक गोल्गी बॉडी की खोज 1898 में कैमिलो गोल्गी नाम के वैज्ञानिक ने उल्लू के आँख की कोशिका के अंदर सबसे पहले देखा था, और ये कोशिका के न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। प्रायः तो इनकी संख्या 1 होती है, कभी कभी 1 से ज़्यादा भी हो जाती है। ये सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब कोशिका को जब कोई ज़रूरत की चीज़ उत्पन्न करनी रहती है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में एंजाइम को सिक्रीट करना है, हार्मोन को सिक्रीट करना है, तो उस समय ये गोल्गी बॉडी फंक्शनल होती हैं और ये सेल सरफेस के पास जा कर के उस मटेरियल को रिलीज कर देती हैं। एक और संरचना है साइटोप्लाज्म में, जिसे कहते हैं हम राइबोसोम। राइबोसोम की खोज 1963 में पैलेट नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इनमें प्रायः 2 सब यूनिट होते हैं, और वैसे तो दोनों सब यूनिट अलग अलग पड़े रहते हैं, लेकिन जब फंक्शन करना रहता है तो वो एक साथ आ जाते हैं। और प्रोकैरियोट में इनका साइज 70S होता है, यूकैरियोट में 80S होता है। यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे, इन दोनों सब यूनिट का जो मेजरमेंट है वो उनके सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टी या सेंट्रीफ्यूजेशन प्रॉपर्टी के बेसिस पर किया जाता है। तो 2 जो सब यूनिट हैं, जैसे प्रोकैरियोट में 30S और 50S है, तो उसका जोड़ यहाँ पे 80 नहीं होगा, इसका जोड़ एक्चुअली जो दोनों यूनाइट हो जाते हैं तो वो 70S होता है। प्रोकैरियोट्स में अलग होंगे, यूकैरियोट्स में अलग होंगे। माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होते हैं वो अलग होते हैं। इनमें वैसे तो बाद में और डिटेल स्ट्रक्चर अलग किसी टॉप में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे बस आप इतनी बात समझ लें कि इसमें 2 साइट्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के बाइंड होने के लिए, A साइट और P साइट, और ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लेटफॉर्म का काम करते हैं। एक और महत्वपूर्ण संरचना सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, जिसे कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम एक तरीके से सुसाइड बैग कहे जाते हैं। गोल गोल से थैली जैसी संरचनाएं हैं, और इनमें पहले तो सीधे सीधे 4 तरीके की होती हैं। ये स्टोरेज ग्रेन्यूल, जिसमें चीज़ें इकट्ठी हो गई और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इकट्ठे हो गए। फिर ऐसा होता है कि किसी फूड वैक्यूल से ये यूनाइट हो जाती हैं तो बनाती हैं फैगोसोम, और उसी के अंदर फिर फूड का डाइजेशन किया जाता है। कभी कभी सेल के साइटोप्लाज्म में किसी ऑर्गेनेल में, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी वगैरह में कुछ टूट फूट हो जाती है, तो टूट फूट होने के बाद जो टुकड़े हैं उनको ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, तब उन्हें ऑटोफेजिक वैक्यूल कहते हैं। और उसमें से कुछ बचे हुए रह जाते हैं, तो वो बचे हुए जो रह जाते हैं तब उन्हें रेजिडुअल बॉडी कहते हैं। ये बुढ़ापे में इनकी संख्या बढ़ती जाती है रेजिडुअल बॉडी की। और कभी कभी ये भी ज़रूरत होता है कि इसमें से कुछ लाइसोसोम्स ऐसे होते हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर पूरी कोशिका को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेढक का जो टैडपोल लार्वा है, उसके कायांतरण में उसकी पूरी की पूरी पूंछ डाइजेस्ट कर दी जाती है और वो पूंछ ख़त्म हो जाती है, तो वो इसी लाइसोसोम के कारण होती है। सबसे महत्वपूर्ण संरचना में सबसे बाहरी जो 4 दीवारी है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन में कभी कभी बाहर की तरफ थोड़ा सा उभार
ये आउट पुशिंग भी हो सकती हैं और अंदर की तरफ थोड़े से इन पुशिंग्स भी हो सकती हैं, जिन्हें पाइनोसाइटिक वेसाइकल्स या पाइनोसाइटिक चैनल्स कहते हैं। ये तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न से देखने पर बाद में पता चला कि जैसे सैंडविच होता है ना, कि सैंडविच में बीच में आपने वो मेयोनीज या जैम या मक्खन रख दिया, आलू टमाटर रख दिया, खीरा रख दिया और दोनों तरफ से ब्रेड का टुकड़ा, तो ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन की संरचना भी सैंडविच की तरफ से होती है। दोनों तरफ इसमें प्रोटीन की लेयर होती है और बीच में लिपिड की लेयर होती है। और एक तरीके से सेल के अंदर जितने भी मेम्ब्रेन होते हैं, सब मेम्ब्रेन की संरचना इसी तरह की होती है। एक और बात, जो 4 शब्द हैं, जरा आपको चारों का अंतर समझना है। प्लांट सेल में, जिसमें कि मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेलुलोज की सेल वॉल भी होती है, सेलुलोज की सेल वॉल को आप हटा दें तो जो बाकी मटेरियल है उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट। तो ग्रीन प्लांट सेल में सेलुलोज की सेल वॉल को आप हटा दीजिए तो उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है और जो उसके अंदर सारा मटेरियल प्रोटोप्लाज्म है, उस सबको मिला करके कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब सेल मेम्ब्रेन को भी हटा दीजिए, तो सेल मेम्ब्रेन को हटाने के बाद सेल के अंदर जितना भी लिविंग मटेरियल है उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना कुछ मटेरियल है उसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। लेकिन अब इसमें फिर बाद में 2 हिस्से हो जाएंगे। जो न्यूक्लियस के अंदर होगा तो इसे तो हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, और जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होगा इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। शुरू में वॉन मोहल ने जब सबसे पहले बताया था तो प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा गया था, जीवन का भौतिक आधार कहा गया था। यानी कि यदि प्रोटोप्लाज्म है तो लिविंग है ऑर्गेनिज्म, और प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो वो नॉन लिविंग हो गया। लेकिन बाद में अब इन सब बातों के बाद ये पता चला है कि देयर इज नथिंग लाइक प्रोटोप्लाज्म, और फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ सीधे न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए और आरएनए। अब इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे जो भी ऑर्गेनेल्स आपने देखे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम इत्यादि इत्यादि, तो उनमें इन सारे मेम्ब्रेन्स को भी, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स को भी आप हटा दें। तो अब इस साइटोप्लाज्म में जब बहुत सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में पता चला तो उन ऑर्गेनेल्स को भी हटा दें आप, तो जो लिक्विड मटेरियल बचा उसके लिए एक नया शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसे कहते हैं साइटोसॉल या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एक है सेल के साइटोप्लाज्म में जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये पावर हाउस है सेल का। इसी के अंदर जैसे लकड़ी को जलाने के बाद आग बनती है, आग से हम खाना पकाते हैं, तो उसी तरीके से हमारे शरीर में भी जो है खाने को पकाने और उससे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ये पावर हाउस का काम करता है, जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 से लेकर के हजारों तक हो सकती है। इसकी दीवार में आप देख सकते हैं 2 दीवारें होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। इनर मेम्ब्रेन में जैसे कुछ फिंगर लाइक प्रोसेसेस निकले रहते हैं जिन्हें क्रिस्टी या क्रेस्ट कहते हैं, और इनकी सतह पर, इन क्रिस्टी पर कुछ लॉलीपॉप लाइक या टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें पहले तो उन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल कहते थे। 1964 में डेविड ई ग्रीन ने उन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल कहा था, लेकिन 1968 में ईफ्रेम ब्रैकर ने उसे F1 पार्टिकल का नाम दिया। अब इस F1 पार्टिकल में 2 तरीके के ATPase होते हैं। एक तो F0 ATPase जो इस स्टॉक के बेस में पाया जाता है,
जो कि प्रोटॉन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और एक जो इसके गोल घुंडी में पाया जाता है F1 ATPase, जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करता है। थैंक यू वेरी मच। बाकी बातें अगले टर्न पर।